हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और हम कर रहे थे आईसीएसई क्लास 10 के फिजिक्स का फोर्स के चैप्टर का न्यूमेरिकल्स। आज है लास्ट वीडियो ऑफ फोर्स। आज के जो भी बचे हुए सम्स हैं फोर्स के वो हम खत्म करके ये चैप्टर खत्म कर देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू सम नंबर 15, लिखा है अ यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ वेट 10 GF। इसका वेट है 10 GF यानी कि सेंटर में है। हमेशा याद रखो रूल का जो वेट होता है वो सेंटर में होता है, तो सेंटर में है, लिखा हुआ नहीं हो तो भी समझ लो वेट का रूल का वेट दिया हुआ है तो 10 GF जो है वो सेंटर में ही होगा, यानी सेंटर होगा मतलब 50 सेंटीमीटर, मिडल में ही होगा। तो अ यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ वेट 10 GF इज पिवोटेड एट इट 0 मार्क। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट मोमेंट ऑफ फोर्स डिप्रेसेस द रूल। तो देखो इसमें डायग्राम नहीं दिया बट एक हमने बना लिया। ये मीटर रूल है, 0 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, बीच में 50 सेंटीमीटर मार्क आता है, वहीं पे जो रूल है उसका वेट है 10 GF, इसलिए मैंने यहाँ 10 GF लिखा है। ठीक है कि ये रूल का वेट है तो हम ऐसे ही मानेंगे कि 50 सेंटीमीटर मार्क में कोई वेट रखा हुआ है। अभी यहाँ पे पिवोट हुआ हुआ है। अब बोल रहा है कि व्हाट मोमेंट ऑफ फोर्स डिप्रेसेस, यानी कि ये रूल ऐसा है अभी कौन सा मोमेंट ऑफ फोर्स इसको डिप्रेस कर देगा, नीचे कर देगा। तो मिनिमम थोड़ा सा अभी डिप्रेस कर देगा। कैसे? ये जो 10 GF का वेट है 50 सेंटीमीटर मार्क में है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई क्यों करें? मतलब हम यहाँ से जो अगर कुछ नहीं रखा हुआ है अभी ना, लेकिन ये खुद के स्केल का तो वेट है ही सेंटर में, तो हम अगर ऐसे इमेजिन करें कि यहाँ 50 सेंटीमीटर मार्क में कोई वेट लटक रहा है तो वो डिप्रेस कर देगा रूल को कितना मोमेंट से। तो हम लिखेंगे नंबर 1 में मोमेंट ऑफ फोर्स विच डिप्रेसेस द रूल। डिप्रेसेस द रूल मतलब जो रूल को स्केल को नीचे कर दे। डिप्रेसेस द रूल इज इक्वल टू 10 GF, मतलब जो वेट हमको अभी पता है स्केल का है क्योंकि कुछ और तो रखा हुआ नहीं है, मल्टीप्लाइड बाई जो जहाँ पे ये वेट रहता है रूल का हमेशा सेंटर पे, यानी 50 सेंटीमीटर मार्क जो पिवोट से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे है, मतलब 50 - 0 यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाई 50, 500 GF सेंटीमीटर मोमेंट ऑफ फोर्स के कारण ये रूल जो है वो नीचे जा सकता है। अभी सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ कैन इट मेड हॉरिजॉन्टल बाय अप्लाइंग अ लीस्ट फोर्स। सबसे कमती से कमती हम क्या फोर्स एडिशनल लगाएं यहाँ पे जिससे कि ये रूल जो नीचे हुआ है 500 के कारण ये वापस ऊपर हो जाए। अब देखो कैसे पॉसिबल है ये। एक तो पिवोट यहाँ कर दिया, यानी कि पिवोट के लेफ्ट साइड में तो कोई है ही नहीं स्केल कि हम बोलेंगे हम स्केल के लेफ्ट साइड में इधर लगा देंगे तो ये इधर झुका हुआ है, ये इधर लगाने से बैलेंस हो जाएगा। इधर कुछ है ही नहीं, यानी हमको इधर ही और वेट लगाना है, और इधर और वेट लगाएंगे तब तो स्केल और नीचे हो जाएगी। ऑलरेडी एक वेट है, फिर और लगाओगे तो और नीचे हो जाएगी। तो ऐसे में क्योंकि हमको इसी साइड लगाना है तो हम ऐसा कर सकते हैं, कोई वेट को लगाते हैं, कोई फोर्स को ऊपर की तरफ खींचते हैं। यहाँ पे ही कोई फोर्स ऊपर की तरफ खींचें तो तब तो रूल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा ना। ये वेट नीचे की तरफ खींच रहा है, हम कोई फोर्स लगाते हैं जो ऊपर की तरफ खींचे, तब बराबर हो जाएगा। तो हमको ऐसा कोई फोर्स चाहिए जो 500 GF सेंटीमीटर का मोमेंट क्रिएट करे। बहुत सारे हैं, 500 कैसे आते हैं? 10 × 50 भी होता है, 100 × 5 भी होता है, लेकिन हमको चाहिए लीस्ट फोर्स, कम से कम फोर्स। तो हम कम से कम फोर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दूरी देखते हैं। सबसे लास्ट दूरी 100 सेंटीमीटर है पिवोट से, तो हम लिखेंगे नंबर 2 में दैट लीस्ट फोर्स टू बी प्लेस्ड टू मेक द रूल हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब फिर से इक्विलिब्रियम में करने के लिए। उसके लिए हम क्या करेंगे? 500 GF सेंटीमीटर हमको लाना है, तो 100 सेंटीमीटर मार्क में रखते हैं कोई वेट को, 100 सेंटीमीटर मार्क में। अब वो कौन सा वेट रखते हैं देखते हैं। 100 से ज़्यादा दूरी पे रख नहीं सकते ना, इसीलिए जितनी ज़्यादा दूरी उतना कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ये हमने मोमेंट ऑफ फोर्स में सीखा है, सबसे पहले भी सीखा है कपल में। जैसे तुम एक एग्जांपल लो, एक डोर को हम खोलते हैं तो डोर का हैंडल देखो, हमेशा जहाँ हिंज रहता है यानी जहाँ पे स्क्रूज रहते हैं सबसे दूर
जो डोर का हैंडल रहता है कि तुम जो पिवोटेड पॉइंट है, हिंज है, उससे जितना दूरी पे फोर्स लगाओगे उतना कम फोर्स लगाना पड़ेगा। इमेजिन करो कि उस डोर को तुमको खोलना है और उस हैंडल को तुम बीच में रख दो। अभी बीच में तुमको ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा तब जाके दरवाज़ा खुलेगा, लेकिन क्योंकि बिल्कुल किनारे पे है, यानी कि हिंज से सबसे ज़्यादा दूरी पे है, इस कारण हमको थोड़े से फोर्स से ही खुल जाता है। तो फोर्स कम चाहिए तो लेंथ सबसे ज़्यादा जो ले सकते हो वो लो। तो W1 क्या होगा, 500 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 5 GF। तो 5 GF का वेट हमको लगाना पड़ेगा। दिस इज़ द आंसर। और ये कहाँ रखेंगे हम, 100 सेंटीमीटर मार्क में। नाउ करते हैं सम नंबर 16। लिखा है अ यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल। नाउ सी, ये बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इतने सम हम कर लेते हैं ना मीटर रूल के, तो तुरंत 0 से 100 ऐसे ले लेते हैं, लेकिन ये हाफ मीटर रूल है, यानी कि 0 से 50 सेंटीमीटर तक का ही बड़ी स्केल है। तो ये हाफ मीटर रूल है विच कैन बी बैलेंस्ड एट द 29 सेंटीमीटर मार्क, यानी 29 सेंटीमीटर मार्क फलक्रम है, व्हेन अ मास 20 ग्राम इज हंग फ्रॉम इट्स वन एंड। तो नंबर 1 बोल रहा है ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट। ये देखो मैंने यहाँ डायग्राम इसका बनाया है। पहले तो हाफ मीटर रूल बनाया 0 से 50 सेंटीमीटर तक का, और उसका मिडिल पॉइंट 25 होता है, बट मैंने मिड में फलक्रम नहीं लगाया क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि फलक्रम 29 सेंटीमीटर मार्क में है, तो फलक्रम 29 पे। और दूसरा दिया है कि कोई एक एंड पे 20 ग्राम वेट लटक रहा है। अब वो एंड क्या होगा, 50 सेंटीमीटर वाला या 0 वाला। मैंने ये पहले जो हमने एक सम किया था उसमें भी मैंने ये बताया था कि कोई रूल में अगर फलक्रम इस साइड है तो जो छोटी लेंथ होती है, अगर ये बैलेंस है तो जो छोटी लेंथ है वहीं पे वेट लटक रहा है, बड़ी लेंथ में नहीं होगा पॉसिबल। तो ठीक है, तो ये क्योंकि 29 से 50 की दूरी कम है ना, 0 से 29 तो ज़्यादा दूरी है, तो यह कमती दूरी वाले में ही एंड में 20 ग्राम का वेट लटक रहा है। 20 ग्राम मास दिया, इसको हम वेट में अभी चेंज कर देंगे। डायग्राम बनाना था वो तो हमने बना दिया, ठीक है। अभी नंबर भी बोल रहा है फाइंड द मास ऑफ द हाफ मीटर रूल, यानी ये हाफ मीटर रूल या ये जो भी स्केल है, इस स्केल का मास निकालो। नाउ स्केल का मास हमेशा कहाँ सिचुएटेड होता है, मिडिल में, यानी कि 25 सेंटीमीटर मार्क में इस स्केल का मास है। मास निकालो। तो तुम ऐसे इमेजिन करो कि 25 सेंटीमीटर में कोई वेट लटक रहा है, हमको उसका वेट पता करना है, ठीक है। तो हम कैसे पता करेंगे, सबसे पहले इस ग्राम को लिखेंगे मास इज इक्वल टू 20 ग्राम, फिर ग्राम को GF में बदल देते हैं क्योंकि हमको वेट लेना है, मास नहीं लेना है। तो एक फॉर्मूला बताती हूँ, मतलब एक रिलेशन है, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम फोर्स होता है, देयरफॉर 20 ग्राम इज इक्वल टू 20 ग्राम फोर्स हो गया, 20 GF हो गया। वो बहुत सिंपल है। अब हमको वो जो मीटर रूल है उसका मास पता करना है, हाफ मीटर रूल का। तो हम लिखेंगे बाई प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स इन इक्विलिब्रियम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट is equal to clockwise moment। okay। तो मान लिया हमने ये बीच में जो स्केल का जो भी मास है ये हमको पता करना है, ठीक है। तो ये हम मान लेते हैं, ये मास चलो m1 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं, बाई प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के पहले लिख दो, लेट द मास ऑफ हाफ मीटर रूल बी m, खाली मान लेते हैं, m1 की क्या जरूरत है, m मान लेते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट यानी W1 इंटू L1 इज इक्वल टू W2 इंटू L2 होता है, ये तो फॉर्मूला है। अब W1 मतलब मास हमने माना है, अच्छा मास m मल्टीप्लाइड बाई L1 यानी फलक्रम से उस जगह की दूरी। फलक्रम 29 पे, मास इसका बीच में रहता है 25 पे, 29 माइनस 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू वहाँ पे 20 GF लटक रहा है, मल्टीप्लाइड बाई L2, लेंथ कहाँ है 50 माइनस 29 सेंटीमीटर, यानी कि m मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाई 21। तो m इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाई 21 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 105 GF ग्राम फोर्स हो गया ये, ठीक है। बिकॉज हमको ये अच्छा हम m नहीं रखते यहाँ पे, W1 ही रखते हैं क्योंकि मास हम अभी यूज़ नहीं कर सकते ना।
W1 105 GF है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द मास। तो अब अगेन हम लिखेंगे देयरफॉर मास m इज इक्वल टू 105 ग्राम, क्योंकि ये रिलेशन हम एक बार यहाँ दिखा चुके हैं, 1 ग्राम 1 GF होता है, यानी 105 GF 105 ग्राम होगा। करते हैं सम नंबर 17। लिखा है कि अ यूनिफॉर्म मीटर रूल, यानी वही 0 से 100 सेंटीमीटर का स्केल है, ऑफ मास 100 ग्राम, यानी सेंटर पे क्योंकि ये रूल का मास है तो रूल का मास हमेशा सेंटर पे होता है, सेंटर मतलब मिड पॉइंट पे होता है, तो 0 से 100 तक का है, 50 सेंटीमीटर पे वो मास ऑफ द रूल है, इसीलिए मैंने 50 में 100 ग्राम लगाया है। आगे बोल रहा है कि यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ मास 100 ग्राम इज बैलेंस्ड ऑन अ फल्क्रम एट मार्क 40 सेंटीमीटर, लेकिन फल्क्रम 40 सेंटीमीटर पे, इसलिए मैंने यहाँ फल्क्रम का पोजीशन दिया है। कैसे बैलेंस होता है? बाय सस्पेंडिंग एन अननोन मास m एट द मार्क 20 सेंटीमीटर। यहाँ 20 सेंटीमीटर पे एक m मास हमने लगाया, उस कारण ये बैलेंस हो गया 40 में। ठीक है, देखो 50 से जिस साइड फल्क्रम किया उस साइड पे ही हमेशा कोई मास लटकाते हैं। ठीक है, ये अरेंजमेंट हमने कर दिया। अब हमको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, इस m की वैल्यू पता करो। तो हम वैसे ही लिखेंगे कि बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स इन इक्विलिब्रियम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, यानी कि W1 मल्टीप्लाइड बाई L1 इज इक्वल टू W2 मल्टीप्लाइड बाई L2, यानी m मल्टीप्लाइड बाई फल्क्रम से 20 सेंटीमीटर मार्क, मतलब 40 माइनस 20 ये सेंटीमीटर, इज इक्वल टू W2, इस साइड में तो रूल का ही मास है, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ कितना हुआ 50 माइनस 40। So m into 20 is equal to 100 multiplied by 10, m हो गया कितना 50। तो therefore mass of the rule is, sorry mass of the rule नहीं, mass of the rule तो दिया हुआ है, mass m is equal to 50 ग्राम। ये हमारा नंबर 1 हो गया। अब ये नंबर 2 बोल रहा है टू विच साइड द रूल विल टिल्ट इफ द मास m इज मूव टू द मार्क 10 सेंटीमीटर। अगर इस मास को हम 20 की जगह 10 में ले आए तो बोल रहा है रूल हॉरिजॉन्टल तो नहीं रहेगा, किस साइड टिल्ट करेगा, इधर या उधर। तो हम देखते हैं, देखो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितने कितने हैं, 1000 है, 100 इंटू 10 1000 होता है ना, तो अभी तो 1000 है। अब देखते हैं अगर नंबर 2 कर रहे हैं, इफ m दैट इज 50 ग्राम ब्रैकेट में लिख दो इज मूव्ड टू 10 सेंटीमीटर मार्क, देन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो जाएगा 50 मल्टीप्लाइड बाय 40 में से इस बार 10 माइनस करना है 40 से 10 की दूरी के लिए, यानी कि 50 इंटू 30 1500 GF सेंटीमीटर हो गया। होना कितना चाहिए 1000, हो गया 15, यहाँ ज़्यादा हो गया, इसका मतलब ये इस साइड टिल्ट करेगा, तो या तो एंटी क्लॉकवाइज लिख दो या फिर m के साइड में टिल्ट करेगा लिख देंगे। सो देयरफॉर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट is 1500 minus 1000, that is 500 GF सेंटीमीटर मोर। मैं नेक्स्ट यहाँ पे कर देती हूँ, therefore the rule will tilt on the side of m, मतलब जहाँ m रखा है उस साइड टिल्ट करेगा। ठीक है, ये नंबर 2 कर दिया हमने। अब नंबर 3 बोल रहा है व्हाट इज द रिजल्टेंट मोमेंट नाउ। तो रिजल्टेंट मोमेंट तो हमको यहाँ पे पता चल ही गया है 500 GF सेंटीमीटर है, तो हम नंबर 3 लिखते हैं कि द रिजल्टेंट मोमेंट इज
अच्छा, रिजल्टेंट मोमेंट देखो यहाँ माइनस किया, यही हम यहाँ पे कर देते हैं, क्या होगा 1500 तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो प्लस 1500 GF सेंटीमीटर और माइनस वो क्लॉकवाइज है 1000 तो उसको माइनस लेते हैं, इज इक्वल टू 500 GF सेंटीमीटर प्लस में आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 500 GF सेंटीमीटर एंटी क्लॉकवाइज है, ये लिख देना चाहिए। तो ये रिजल्टेंट मोमेंट है। और लास्ट बात दी है, हाउ कैन इट बी बैलेंस बाई अनदर मास ऑफ 50 ग्राम, और 50 ग्राम का मास लगा दे और कहाँ लगाएं उसको जिससे कि बैलेंस हो जाए, यानी 500 इस साइड में भी बढ़ा दो क्लॉकवाइज साइड में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम नंबर 4 में लिखेंगे टू ब्रिंग इट अगेन इन इक्विलिब्रियम with a mass of with an additional mass of 50 ग्राम, हमको क्या करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू 1500 टोटल होना चाहिए। तो अभी तो 1000 तो है ही, प्लस ये 50 वाले को और कहाँ लगाएं कि टोटल में 1500 हो जाए, या 50L1 इज इक्वल टू 1500 माइनस 1000, या 15L1 इज इक्वल टू 500। सो लेंथ पता चल गया 500 डिवाइडेड बाई 50, यानी कि 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर मार्क नहीं, 10 सेंटीमीटर मतलब फल्क्रम से 10 सेंटीमीटर की दूरी में, यानी 50 सेंटीमीटर मार्क पे। तो वो पार्ट हम लिख देंगे कि यहाँ लिख देती हूँ मैं, दैट देयरफॉर द मास 50 ग्राम शुड बी प्लेस्ड या शुड बी सस्पेंडेड एट 50 सेंटीमीटर मार्क। 10 सेंटीमीटर की दूरी पे 40 सेंटीमीटर के राइट साइड में इतना लिखो, या 50 सेंटीमीटर मार्क लिख दिया। करते हैं सम नंबर 18। लिखा है अ यूनिफॉर्म बार ऑफ लेंथ L मीटर इज सपोर्टेड एट इट्स एंड्स एंड लोडेड बाय अ वेट W kgf एट इट्स मिडल। यहाँ दिया हुआ भी है सारा पार्ट। इन इक्विलिब्रियम फाइंड द रिएक्शंस R1 एंड R2 एट द एंड्स। देखो पहली चीज़ तो R1 एंड R2 से इसको सपोर्ट किया गया है। ये एक है बार ऑफ लेंथ L मीटर, तो ये जो L मीटर पूरा है इसको सपोर्ट कर दी है हमने R1 एंड R2 से, और W kgf का वेट बिल्कुल मिडिल में लगाया है, यानी उसकी दूरी R1 से और R2 से बराबर है। बराबर है मतलब कितनी कितनी है, ये पूरा L है तो ये L का हाफ, ये भी L का हाफ। ओके, और हमको ये रिएक्शंस पता करने हैं इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है जो हम लोग हमेशा लिखते हैं, इक्विलिब्रियम में यानी इन इक्विलिब्रियम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। अब एक तरफ तो मोमेंट है R1 एंड R2 से निकाला हुआ, ठीक है, तो एक तो R1 प्लस R2 वाला मोमेंट, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, जो हमने बीच में W को लटका दिया उसके बराबर है इक्विलिब्रियम में, बता ही दिया। ओके, और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि पूरा लेंथ L मीटर था और ये इसके मिडिल में, मतलब R1 से ये W की दूरी जो है वो L/2 है, और वैसे ही R2 से भी दूरी L/2 है। यानी अगर हम मोमेंट इसका निकालें R1 का, तो R1 का मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा कि मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स ऐसे लिख देते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स एट R1 तो हो गया R1 जो रिएक्शन है मल्टीप्लाइड बाई द लेंथ दैट इज L/2, और मोमेंट ऑफ फोर्स एट R2 अगर निकालें तो वो भी होगा R2 मल्टीप्लाइड बाई सेम लेंथ का हाफ। ये दोनों बराबर एंड्स में अगर सपोर्ट किए हुए हैं W kgf को, इक्विलिब्रियम में रखे हैं, इसका मतलब R1 एंड R2 जो थे वेट वो भी इक्वल थे, और L/2 बराबर लेंथ में, इसका मतलब ये पूरा का पूरा R1 मल्टीप्लाइड बाई L/2
इज इक्वल टू R2 मल्टीप्लाइड बाई L/2, L/2 कटा यानी R1 इज इक्वल टू R2 आ गया, ठीक है। R1 इज इक्वल टू R2 आ गया यानी R2 की जगह हम R1 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर R1 प्लस R1 हो गया यानी 2R1 इज इक्वल टू W। इसका मतलब R1 का वैल्यू जो रिएक्शन निकालना था, R1 इज इस वेट का आधा यानी W/2 एंड सिमिलरली 2R2 इज इक्वल टू भी W है। यहाँ पे अगर R1 की जगह R2 लगा दे तो R2 भी वही होगा W/2, दोनों ही सेम होंगे। रिएक्शंस पता करने थे कितने हैं, मतलब कितना वेट है इनका, तो वेट हमको पता चल गया, जो बीच में लटका है उसका आधा इधर है आधा इधर है। तो ये हो गए फोर्स के फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे न्यूमेरिकल्स। बाकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज है उसमें कोई न्यूमेरिकल्स है भी नहीं, तो एक्चुअली फोर्स का चैप्टर का सारा न्यूमेरिकल्स हमने कर लिया। अब जो नेक्स्ट सीरीज आएगी वो नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड होगी, तो उसका वेट करना, मैं जल्दी ही वो वीडियोज़ भी अपलोड करूँगी। तब तक कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड रिमेंबर शेयरिंग इज केयरिंग। तो इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। बाय बाय, जय हिंद।